हेलो भाई लोग, तो ये हमारी कहानी का भाग 11 है। अगर आप लोगों ने इसके पिछले भागों को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। और हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और यदि कहीं कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अगले दिन एक बार फिर सब अग्नि के कैबिन में बैठे थे। मीटिंग चल रही, सबका ध्यान सामने प्रोजेक्ट स्क्रीन पर था। 1.5-2 घंटे के बाद मीटिंग खत्म होती है। अग्नि विजय जी से, सर आई थिंक कल हमें एक साइट विजिट कर लेनी चाहिए। विजय जी, बिल्कुल। काम 2 दिन पहले ही शुरू हो चुका है, एक बार जाकर रिपोर्ट लेना जरूरी है। अर्जुन, ठीक है, तो कल फर्स्ट हाफ में निकलते हैं ताकि शाम होने से पहले लौट आए। लोनावाला जाने के हाईवे वाले रास्ते में आज कल कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है और दूसरी रोड लेनी होगी जो लंबी और थोड़ी सुनसान है। तो बेहतर होगा कि हम शाम से पहले लौट आए। शाश्वत, ठीक है, तो कल सुबह निकलते हैं। तभी शाश्वत को एक कॉल आती है। शाश्वत, आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैं आता हूँ। थोड़ी देर में जब वो वापस आया तो, शाश्वत, हमें अभी साइट के लिए निकलना होगा, इट्स अर्जेंट। विजय जी, क्या बात है शाश्वत, अचानक साइट पर? शाश्वत, वहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई है, नीड टू गो। बात क्या है ये तो क्लियर नहीं पता चला, पर वर्कर्स में कुछ प्रॉब्लम हो गई है शायद। विजय जी, हाँ, कल मैनेजर साहब बता रहे थे कि कुछ वर्कर्स में बहस छिड़ी है। मुझे लगता है हमें चलना चाहिए, कहीं बात बिगड़ न जाए। अर्जुन, पर अभी 3 बजे रहे हैं, अभी निकले तो कल सुबह ही लौट पाएंगे और पहुंचने में भी लेट हो जाएंगे। अग्नि, भाई आप लोग गार्ड्स लेकर जाइए, वो रास्ता कुछ ठीक नहीं है। कपिल जी, ठीक है भैया, आप मैं शाश्वत, अर्जुन, श्लोक और अग्नि चलते हैं। अर्जुन, राघव, एक साथ हड़बड़ाकर, अग्नि दी नहीं जाएंगी, अग्नि दोनों को घूरती है। दोनों जानते थे कि अगर सच में वर्कर्स ने कोई प्रॉब्लम होगी तो अग्नि उन्हें नहीं छोड़ेगी। राघव, दी की जगह मैं जाऊंगा। शाश्वत, ठीक है, जैसा आप लोग सही समझे। कपिल जी, प्रियांशु तुम घर जाओ बेटा, घर पर सब अकेले हैं और श्वेता की हालत भी तुम जानते हो। और साइट लोनावाला की तरफ है। हमें शायद कल सुबह तक हम शायद कल सुबह तक लौटेंगे। प्रियांशु, जी पापा, मैं अभी ऑफिस जाता, आप जल्दी घर चल, आज जल्दी घर चला जाऊंगा। उसकी बात सुनकर सब बाहर निकल जाते हैं। तभी शाश्वत प्रियांशु की तरफ मुड़कर प्रियांशु प्रियांशु एक बार फिर उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर, डोंट वरी भाई, मैं ख्याल रखूंगा भाभी माँ का। सब जल्दी ही लोनावाला की तरफ निकल जाते हैं। प्रियांशु भी अपने ऑफिस की तरफ निकल जाता है। अग्नि अपने केबिन में आ जाती है। वो अपने केबिन में आकर अपना सिर पीछे की चेयर से टिकाकर आंखें बंद करके बैठ जाती है। तभी उसकी आंखों में के आगे श्लोक का चेहरा तैरने लगता है और वो एक झटके में आंखें खोल देती है और उन ख्यालों को झटक कर लैपटॉप पर काम शुरू करना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में वो अपने काम में बिल्कुल मग्न हो जाती है। लगभग 3 घंटों के बाद उसका ध्यान अपने काम से हटता है जब उसे फोन की रिंग सुनाई देती है। पर यह तो उसकी फोन की रिंगटोन ही नहीं। इधर उधर घूमने पर उसकी तरफ दूसरी तरफ के सेंटर टेबल पर एक फोन दिखता है जिसे मम्मा नाम से कॉल आ रही थी। वो सोचती है कि किसका फोन है, क्योंकि वो अर्जुन या राघव का फोन तो बिल्कुल नहीं था। वो देखती है कि कॉल कट हो गया है और उसकी नजर वॉलपेपर पर जाती है जिसे इस लोग वंदन जी के साथ था। अग्नि, और उससे ये कहीं श्लोक का तो फोन नहीं। तभी वो देखती है कि कॉल दोबारा आ रही है। वो सोचने लगती है कि उठाऊं या नहीं, और उसके सोचते सोचते कॉल कट जाती है। फिर दोबारा श्लोक का फोन बजने लगता है। एक बार वो फोन उठा लेती है, पर उसकी कुछ बोलने से पहले उधर से किसी की घबराई सी आवाज आने लगती है। वंदना जी, घबराई हुई आवाज में, श्लोक कहाँ है तू बेटा? तुम सब में से किसी का भी फोन नहीं लग रहा है बेटा। श्वेता को लेबर पेन शुरू हो गया है, उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। एम्बुलेंस को भी फोन नहीं लग रहा है। श्लोक तू सुन रहा है ना? वंदना जी लगातार हेलो हेलो बोले जा रही हैं। अग्नि कुछ बोलती तब तक फोन कट चुका था।
उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं आ गई थी। उसने दोबारा फोन करने की कोशिश की पर बारिश की वजह से नेटवर्क नहीं आ रहा था। अग्नि, अब मैं क्या करूं? उनकी आवाज़ सुनकर तो लग रहा था कि कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। सब लोग भी लोनावाला के लिए निकल चुके हैं। शायद अब पहुंचने वाले होंगे। फिर चिल्लाते हुए, और ये मिस्टर प्रियांशु अभी तक घर क्यों नहीं गए? हद होती है यार लापरवाही की। तभी श्लोक का फोन दोबारा बजा। वंदना जी। श्लोक बेटा कहाँ हो तुम? हाँ, यहाँ अग्नि मैम। मिस्टर श्लोक का फोन मेरे ऑफिस में छूट गया है। वंदना जी। बेटा आपको श्लोक और सबको वहाँ से निकलते हुए कितना टाइम हुआ है? यहाँ पर मेरी बहू की हालत खराब होती जा रही है। अग्नि मैम, वो मिस्टर श्लोक और बाकी सब लोनावाला गए हैं। मिस्टर प्रियांशु को उन्होंने बी के ग्रुप के ऑफिस भेजा था, ये बोलकर कि घर जल्दी चले जाओ। वो अभी तक पहुंचे नहीं क्या? वंदना जी। ए भगवान, ना जाने अब क्या होगा। प्रियांशु भी घर नहीं पहुंचा और बाकी सब। तभी श्वेता के चीखने की आवाज़ आती है। श्वेता बेटा। अग्नि फोन काट देती है। अब उसे भी फिक्र होने लगती है। अचानक वो कुछ सोचती है और भागते हुए अपनी केबिन के बाहर की तरफ आती है। वो पार्किंग लॉट में गाड़ी निकालती। बाहर काफ़ी तेज बारिश हो रही थी, तो वो कान में ब्लूटूथ लगाकर किसी को कॉल करती है। 3 दिन के बाद सामने से कॉल रिसीव होता है। अग्नि। मीरा, कहाँ हो तुम? मीरा, हॉस्पिटल में। वैसे आज आपने हमें कैसे याद? अग्नि उसकी बात बीच में ही काट कर, इमरजेंसी है। अपना बैग रेडी कर। एक लेडी को लेबर पेन शुरू हो गया है और अभी हॉस्पिटल आने का टाइम नहीं है। सीट बेल्ट लगाते हुए। I'll be there in 5 minutes। इतना बोलकर वो कॉल काट देती है। मीरा तूफान होती जा रही है लड़की। फिर जल्दी से अपना बैग तैयार करती है और एक नर्स को लेकर नीचे आती है। जैसे ही वह नीचे आती है, अग्नि की गाड़ी उसके सामने रुकती है। मीरा अग्नि के बगल में बैठती है और नर्स पीछे वाली सीट पर। अग्नि फुल स्पीड में गाड़ी व्यास बिला की तरफ दौड़ाती है। गाड़ी की स्पीड इतनी थी कि मीरा और नर्स दोनों को डर लग रहा था। पर अग्नि को ये बात कौन कहे? यहाँ सब लोग लोनावाला पहुँच गए थे और उनके यहाँ पहुँचते पहुँचते बारिश काफ़ी तेज हो चुकी थी और आगे की तरफ जाना बहुत खतरनाक साबित हो सकता था, क्योंकि रास्ते में घाटी भी पड़ती थी। साथ और अर्जुन ने वहाँ मैनेजर को फ़ोन करने की कोशिश की, पर दोनों के ही फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। बारिश और तूफान अपने चरम पर थे। विजय जी, आगे जाना खतरनाक साबित हो सकता है। जितना तेज तूफान है, पेड़ गिरने की संभावना है। सब चिंता में पड़ गए क्योंकि मौसम खराब होता जा रहा था। अचानक शाश्वत के दिमाग में कुछ आया। शाश्वत, आगे हम जा नहीं सकते, बिल्कुल रिस्की है और साइड की तरफ भी घाटी से होकर जाना होगा, उसमें भी खतरा है। हमारा फार्म हाउस यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। आई थिंक आज रात के लिए हमें वहाँ चले जाना चाहिए, सुबह साइट पर चले जाएंगे। विजय जी, हाँ, और अभी तक तो सारे वर्कर्स भी अपने क्वार्टर्स में चले गए होंगे। राघव गाड़ी फार्म हाउस की तरफ ले लो बेटा। राघव अर्जुन की तरफ देखता है। अर्जुन पलके झपकाकर सहमति देता है। शाश्वत उसे रास्ता बताता है। वो लोग फार्म हाउस की तरफ निकल जाते हैं, जो ज्यादा दूर नहीं था। यहाँ अग्नि की गाड़ी तेजी से स्पीड करती हुई ब्यास बिला के आगे रुकी। मीरा ने वॉचमैन को गेट खोलने को कहा। अग्नि ने अंदर गाड़ी रोकी और मीरा को बैग और नर्स के साथ अंदर आने का इशारा करके दौड़ते हुए अंदर की तरफ चली गई। उसने बेल बजाई। थोड़ी देर बाद एक औरत ने दरवाजा खोला और सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। अग्नि जब तक कुछ बोलती तब तक मीरा और नर्स आ गईं। मीरा उस औरत को देखकर हैरान रह गई। मीरा, अरे आंटी आप? वंदना जी, डॉक्टर मीरा आप? अच्छा हुआ आप आ गई, पर आप यहाँ? अग्नि, सवाल जवाब बाद में भी हो सकते हैं। फिलहाल अंदर श्वेता की चीखों की तरफ इशारा करते हुए। तब जल्दी अंदर आते हैं। मीरा उन लोगों को बाहर जाने के लिए बोलती है और वंदना जी से कुछ सामान मंगवाती है और श्वेता को चेक करती है। मीरा बाहर अग्नि के पास आकर, अग्नि वक्त नहीं है, हमें डिलीवरी घर पर ही करनी होगी। वो काफी वक्त से लेबर में है, वक्त हो चुका है। अग्नि के चेहरे पर गंभीर भाव थे। वो हल्के से हाँ में से हिलाती है।
सब लोग बाहर आ जाते हैं। उन्हें श्वेता की तड़पने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। श्वेता की आंखों से बेहिसाब आंसू बह रहे थे, जो ये बताने के लिए काफ़ी थे कि वो किस दर्द में है। श्वेता चिल्लाते हुए, डॉक्टर कुछ कीजिए डॉक्टर, मेरी मेरी जान जान निकल रही है। आप मुझे ऑपरेट कर दीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मुझे मेरी कोई परवाह नहीं है। मीरा उसके माथे पर हाथ फेरते हुए, रिलैक्स श्वेता जी, कुछ नहीं होगा, ना आपको और ना आपके बच्चे को। श्वेता की बात सुनकर उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। दादी तो जाकर के मंदिरों में भगवान के सामने बैठ जाती हैं। दादी रक्षा करना प्रभु, मेरी श्वेता और उसके बच्चे की। श्वेता श्वेता अफसान तो पढ़ने लगती हैं। उसकी आंखें भी बंद हो रही थी। मीरा उसके गाल थपथपाते हुए, श्वेता जी होश में रहने की कोशिश कीजिए। तभी नर्स बाहर आती है और गर्म पानी मंगवाती है। रचना जी किचन की तरफ पानी लाने जाती हैं। अग्नि नर्स से, क्या कंडीशन है? नर्स, वो बेहोश हो रही हैं, काफ़ी देर से वो पेन सह रही थी, अब कमज़ोर पड़ रही हैं, कंडीशन क्रिटिकल होती जा रही है, डॉक्टर कोशिश कर रही हैं। अग्नि ये सुनकर कुछ पल सोचती है और तेजी से अंदर आती है। अंदर आकर उसकी नज़र श्वेता पर पड़ती है तो बेहोश हो रही थी। अग्नि उसके सिर पर हाथ रखते हुए, होश में रही, एक बार बस एक बार अपने बच्चे के बारे में सोचिए, जिसके लिए 9 महीने आपने इतनी तकलीफ सही है। कितने सपने सजाए होंगे ना उसके लिए, अपने और अपने हस्बैंड ने, कि वो आप दोनों को मम्मी पापा बोलेगा। आप उसे चलना सिखाएंगी, कितनी तकलीफ सही होगी ना इसके लिए आपने 9 महीने में। तो एक बार अपने बच्चे के लिए थोड़ी थोड़ी कोशिश कीजिए। अग्नि की बात सुनकर श्वेता की आंखों के सामने वो पल आने लगते हैं जब उसने घर में सबको बताया था कि वो प्रेग्नेंट है। श्लोक और प्रियांशु तो नाचने लगे थे और मम्मी जी और छोटी मम्मी तो बस दिन भर कुछ न कुछ खिलाती ही रहती थी। दादी ने भी ना जाने कितनी पूजाएं करवा ली थी इन कुछ महीनों में, सिर्फ उसके बच्चे की सलामती के लिए। पापा जी और छोटे पापा ने तो पता चलते ही बेबी के लिए रूम तैयार करवा दिया था और शाश्वत वो तो बस खुशी से पागल हो गए थे। आखिर पापा जो बनने वाले थे। ये सब करते ही श्वेता में थोड़ी हिम्मत आती है। अग्नि भी अब कमरे के बाहर आ जाती है। मीरा को भी थोड़ी टेंशन हो रही थी अब, पर कोशिश जारी थी कि सब ठीक रहे। बाहर तो बन्ना जी और रचना जी की आंखें बार बार भर आती थी। लगभग 1 घंटे के बाद कमरे से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। बन्ना जी और रचना जी का रोना तेज हो जाता है, वहीं अग्नि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तभी मीरा बाहर टॉवेल से लपेट कर एक नन्हे मुन्ने को लेकर आती है और बन्ना जी के हाथों में थमाती है। मीरा मीरा हंसते हुए, मुबारक हो आंटी, आप एक नन्ही शहजादी की दादी बन गई हैं। वंदना जी भारी आंखों से उस बच्ची को देखती हैं। बिल्कुल छोटी सी गुलाब रंगत लिए उनके हाथों में उनकी पोती थी। चेहरा बिल्कुल शाश्वत जैसा, पर आंखें श्वेता जैसी गहरी काली। रचना जी, श्वेता ठीक है ना? मीरा, हाँ वो बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। बन्ना जी और रचना जी उस बच्ची को लेकर दादी के पास जाती हैं और अपनी पड़पोती को देखकर दादी की आंखें भर आती हैं। अग्नि वहीं दीवार से टेक कर खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर में श्वेता को होश आ जाता है। अपने बगल में अपनी बच्ची को देख कर चेहरे पर बड़ी सी 3BHK वाली स्माइल आ जाती है। वंदना जी श्वेता का माथा चूमकर, थैंक यू बेटा, आज तुमने हमें दादी बनाने का सौभाग्य दिया है। फिर मीरा की तरफ देखकर, और आपको भी बेटा, और आपको भी डॉक्टर मीरा, अगर आप आज समय पर नहीं आते तो ना जाने अनाथ हो जाना। वो रचना जी, दीदी और साथ में श्वेता सब के सब मीरा के आगे हाथ जोड़ लेते हैं। मीरा मुस्कुराते हुए, मैंने जो भी किया वो मेरा फर्ज था, पर अगर आप सबको शुक्रिया अदा करना है तो अग्नि का कीजिए। उसने ही अचानक मुझे फ़ोन करके कहा कि कोई इमरजेंसी केस है और आधे घंटे के रास्ते को 10 मिनट में तय करके हमें यहाँ लेकर आई है और श्वेता को होश में रखा, पर इसने इन्हें दोबारा हिम्मत दी। जब श्वेता होश खो रही थी तब इसने उन्हें दोबारा हिम्मत दी। बन्ना जी सवालिया निगाहों से मीरा को देखती हैं और वो बताती है कि बाहर खड़ी है वही अग्नि है। तब सभी का ध्यान जाता है कि किसी ने अग्नि के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। बन्ना जी और बाकी सब श्वेता को आराम करने को बोलकर बाहर आते हैं।
आप सभी दीवार से टिक कर आप सभी भी दीवार से टिक कर जाने किस सोच में गुम थीं। वंदना जी उसे ध्यान से देखती हैं। वो भी ऑफिस के फॉर्मल कपड़े में थी। वो बस ब्लेजर नहीं पहना था। वंदना जी उसके सिर पर हाथ फेरती हैं तो अग्नि चौंक कर उनकी तरफ देखती है। वंदना जी, किन शब्दों में शुक्रिया शुक्रिया कहूँ आपको बेटा, समझ नहीं आ रहा। आपकी वजह से आज मेरी बहू और पोती दोनों सही सलामत हैं। दादी, हाँ बेटा, आज आपने पूरे व्यास खानदान पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अग्नि, अरे आप लोग कैसी बात कर रहे हैं, इसमें एहसान जैसी कोई बात नहीं है। मैं नहीं तो कोई और होता और भी वही करता जो मैंने किया। रचना जी, पर बेटा आपको कैसे पता चला कि ये सब मतलब। अग्नि, वो आप में से किसी ने मिस्टर श्लोक को फोन पे कॉल किया था ना। वंदना जी, हाँ मैंने किया था। श्लोक मेरा बेटा है। अग्नि, वो कॉल मैंने ही रिसीव किया था। वो मिस्टर श्लोक का फ़ोन मेरे ऑफिस में ही छूट गया था और वो सब लोग लोनावाला के लिए निकल गए थे। आपको लगा कि दूसरी तरफ श्लोक है तो आपने हड़बड़ी में सारी बात कह दी। मुझे लगा कि हालत गंभीर है तो बस मैंने। वंदना जी, अच्छा वो कॉल आपने ही रिसीव किया था। पर आप अग्नि अग्नि अगन्या रघुवंशी, विजय सर और आप सबकी मीटिंग हमारे ही साथ थी आज। पर लोनावाला साइट पर कुछ गड़बड़ हो गई थी और अर्जेंट जाना पड़ा। पर उन्होंने मिस्टर प्रियांशु को घर आने के लिए कहा था। वो अभी तक आए नहीं। तभी डोर बेल बजती है। सामने गेट पर प्रियांशु खड़ा था। वो अपने घर में अग्नि को देखकर चौंक जाता है। प्रियांशु, मिस्टर रघुवंशी, आप यहाँ, आप मेरे घर पर। तभी नर्स छोटी सी बच्ची को अपनी गोद में लेकर बाहर आती है और दादी को पकड़ा देती है। प्रियांशु अनजान सा सबको देख रहा था। तब रचना जी ने उसके कान पकड़कर मरोड़ती हैं और सारी बातें बताती हैं। प्रियांशु तो खुशी के मारे उछलने की कोशिश करता है पर रचना जी उसके कान नहीं छोड़ती। प्रियांशु, मम्मा यार बात तो सुनो। ऑफिस के आगे कुछ पेड़ गिर गए थे। तूफान की वजह से रास्ता बंद था और फोन भी कैसे आता या इन्फॉर्म करता। प्रियांशु भागकर दादी की गोद से शहजादी को अपनी गोद में ले लेता है और फिर अग्नि की तरफ मुखावित होकर। प्रियांशु, थैंक यू सो मच मिस्टर रघुवंशी। वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही अग्नि, बस करिए आप सब, आज का थैंक यू का कोटा बस खत्म। सब हंसने लगते हैं। अग्नि, अब हमें निकलना चाहिए। मीरा, अगर मेरी ज़रूरत हो तो रुक जा। अग्नि, हमें अब निकलना चाहिए। मीरा, अगर तेरी ज़रूरत है तो तू रुक जा। मीरा, नहीं मेरी अब ज़रूरत नहीं। श्वेता नॉर्मल है पर आज रात नर्स यहीं रहेगी और कल अपॉइंटमेंट लेकर एक बच्चे और श्वेता को हॉस्पिटल लेना होगा। वंदना जी, हाँ बिल्कुल, कल ही हम श्वेता को लेकर आते हैं। फिर मीरा कुछ हिदायतें देती है और दोनों निकल जाते हैं। अग्नि मीरा को घर छोड़ती हुई अपने घर की तरफ निकल जाती है। आज उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी।